सपनों की ओट में आंखें हैं उदास, नींदें ही नहीं रातों के पास। सपनों की ओट में आंखें हैं उदास, नींदें ही नहीं रातों के पास। चलते रहे मोहब्बत लिए, तेरी आरज़ू तेरी चाहत बोलिए। सपनों की ओट में। वैसा नहीं कर सकती। अरे वो तो अपने घर जाने से बहुत खौफजदा थी। तुम्हें याद है सुल्ताना, जब तुमने शाम में बात करी थी आफिया के बारे में तो उसने कितना बुरा मनाया था। वो घर नहीं जा सकती। और सोचो, अगर आफिया यहाँ आ गई इरम के चक्कर में तो हम उसे क्या बताएंगे कि इरम कहाँ है। कोई भी जवान लड़की जो देखने में शरीफ भी हो इस तरह अंधेरी रात में अकेली यूं घूमती नहीं। कहाँ जाना है बेटा? मुझे कहाँ जाना है? सुल्ताना, मेरा ख्याल है कि हमें बातें करके वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। चला चलें यार, चल के उसको ढूंढते हैं। हो सकता है वो कहीं ना कहीं हमें मिल जाए। लेकिन हम इतने बड़े शहर में उसे ढूंढेंगे कहाँ? सपनों की ओट में। लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके साथ कोई हादसा भी पेश आ सकता है। वो वापस उस जहन्नम में जा सकती है जहाँ से वो निकल कर आई है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हम क्या करें? मेरा ख्याल है हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। नहीं, मैं पुलिस के पास जाने के बिल्कुल हक में बात नहीं करती। हम पुलिस के पास नहीं जाएंगे। तो फिर क्या करें हम? हमें ये भी तो नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ होगी। कहाँ ढूंढेंगे इस वक्त हम उसे? मेरा ख्याल है कि हमें चल के उसको मजीद तलाश करना चाहिए। मैं जानती हूँ हिरम को, वो बहुत मासूम सी है। वो ज्यादा दूर तक नहीं गई होगी, वो यहीं कहीं भटक रही होगी। चल आजा, हम फिर से चल के देखते हैं। इससे पहले कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत आन खड़ी हो जाए। हमें चल के उसको ढूंढना चाहिए। दोबारा जन्म से सुल्ताना, चल। अभी ढूंढ कर आए। तुम थोड़ी देर अंदर तो बैठो, फिर चलते हैं। अब तुम मुझे शुरू से आखिर तक अपनी सारी बात बताओ। और देखो, तुम्हें सच बोलना है, झूठी कहानी बिल्कुल मत सुनाना। क्या बताऊं? मैं तो घर से भागी हुई लड़की हूँ जिसके साथ कुदरत ने बहुत बुरा किया। एक लड़के ने मुझे धोखा दिया और मुझे इस काम पे लाके खड़ा कर दिया। क्यों आए हो तुम यहाँ? किसने कहा था तुम्हें? मुझे इतना डर लग रहा है किसी ने देख लिया तो। अब वहां गई तो क्या होगा? टीपू शाह दोस्तों के साथ गया हुआ है नवाब शाह। मुझे पता था वो घर पे नहीं है। इरम, तुम डरो नहीं। ये देखो यार, ये देखो। क्या देखूं? ये क्या है? ये तस्वीरें किसने ली? किस कमीने ने भेजी तस्वीरें? तुमने इस नंबर पे कॉल बैक नहीं की? मुस्तकिल बंद आ रहा है नंबर। लेकिन इरम देखना, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नेटवर्क से पता भी किया लेकिन सिम बेनाम है। जिसने भी ये काम किया है बड़ी चालाकी से किया है। हाँ, जिसने भी ये काम किया है बहुत चालाकी के साथ किया। तस्वीरें भेजने वाले ने भी। और तस्वीरें खींचवाने वाले ने भी। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें क्या लगता है मैं बच्ची हूं? मुझे कुछ समझ नहीं आती।
ये सब क्या हो रहा है? अच्छी तरह जानती हूँ मैं। चाहते क्या हो तुम? इरम, तुम खामा मुझ पे शक करने क्यों लग जाती हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें रात के इस पहर अपनी छत पे यूं बुलवाती रहूंगी? अगर तुम ये समझ रहे हो ना तो गलत समझ रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जान, देखो मेरी बात सुनो। और उस रात के बाद तो खास तौर पे अब मैं तुम्हारा एतबार नहीं कर सकती। इरम, अगर इसी तरह रास्ते में अचानक छोड़ना ही था तो मोहब्बत के सब पाक क्यों दिखाए? वो मैं अब घर जा रही हूँ। सदफ को भी बता के नहीं आई ना। इरम, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और हम दोनों कितनी मोहब्बत करते, हम कितनी मोहब्बत करते, इसमें डरने की क्या जरूरत है? छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम? पहले तो तुमने कभी ऐसे नहीं किया। मैं जा रही हूँ। इरम, मेरी बात सुनो। इश्क मेरा बर्बाद हुआ, दुख के सिवा कुछ ना मिला। कि मैं अपने घर जाने के काबिल भी नहीं रही। आंटी, आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। मेरा नाम फखरुन्निसा है, लेकिन आमतौर पे लोग मुझे फखरुन आंटी कहते हैं, और तुम भी मुझे फखरुन आंटी बुला सकती हो। और जहां तक ये सवाल है कि मैं क्या करती हूँ, तो बेटा इस बड़े से घर में समझो मैं एक खामोश और रिटायर्ड जिंदगी गुजार रही हूँ। और आंटी, आपकी फैमिली, आपके शौहर, आपके बच्चे? बेटा मेरे हस्बैंड तो एक रिटायर्ड जज हैं, अभी इस वक्त आराम कर रहे हैं। और रही बात बच्चों की, तो बच्चे सब अपने घरों के। हाँ, एक बेटी मेरी यहाँ जरूर है, बेटे मेरे अब्रॉड में सेटल्ड है। आप जानती हैं आंटी, अल्लाह ने आपको फरिश्ता बना के भेजा मेरे लिए, क्योंकि अगर आप वहां नहीं आती तो न जाने मैं क्या करती, कहाँ जाती। भाई इस वक्त तुम ये सोचकर अपने जहन पर जोर ना दो, अभी रात बाकी है, थोड़ी देर आराम कर लो, बाकी बातें इंशाल्लाह हम सुबह करेंगे। चलो आ जाओ, आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाऊं, आ जाओ। सुल्ताना, हमें यूं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए। इरम का इंतजार करना बिल्कुल फजूल है। हमें फौरन कोई कदम उठाना चाहिए। सवाल तो वही है कि हम उसे ढूंढेंगे कहाँ? इतने बड़े शहर में हम उसे कहाँ तलाश करें? पुलिस या किसी और इदारे की मदद लेना भी तो मुनासिब नहीं है। हमें उसकी भाभी आफिया को एतमाद में लेना होगा। हम उसे क्या बताएंगे कि हम उसकी हिफाजत करने में नाकाम रहे? सच्ची बात तो यह है कि मुझे खुद शर्मिंदगी महसूस हो रही है।
जो भी हो सुल्ताना, लेकिन हमें आफिया को सब कुछ बता देना चाहिए। सोचो, अगर कल को आफिया इरम को लेने के लिए आ गई और उसे वो ना मिली तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगी। और तुम नहीं जानती कि लोग वैसे मेरे बारे में बहुत बुरा सोचते हैं। उसे ये जान के बहुत बुरा लगेगा। शायद तुम ठीक कह रही हो, मुझे आफिया को फोन कर लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका सुल्ताना? मैं आप ही का इंतज़ार कर रही थी। आफिया, ये शाहीन है, इरम की दोस्त। अच्छा, ये वही शाहीन है ना जो उस शमशाद नामी, मेरा मतलब है कि जिसके बारे में आपने मुझे बताया था, जिसने इरम को भी अपने कब्जे में रखा हुआ था। मेरा एक और भी तारुफ है मोहतरमा, मैं वो औरत हूँ जो आपके घर से भाग जाने वाली नंद की जिसने हिफाजत की थी। अरे मुर्गी की तरह अपने परों में से छुपा के रखा। और आप जो इरशाद फरमा रही हैं ना, अगर मैं वही होती तो आज आपकी नंद बाजार में बिकने वाले एक सस्ते से खिलौने की मानंद होती। अरे नहीं शाहीन, आफिया का ये मतलब नहीं था। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा, मैं बिल्कुल आपकी दिल आजारी नहीं करना चाह रही थी। एनीवेज, जी सुल्ताना, आप क्यों मिलना चाह रही थी मुझसे? और हाँ, आप इरम को साथ नहीं लाई? आफिया, वो दरअसल हम इरम के बारे में ही आपसे बात करने आए हैं। इरम के सिलसिले में? इरम कल रात से ही गायब है। क्या? इरम कल रात से गायब है? अम्मा, एक बात पूछूं? पूछो। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि आपने मुझसे हमेशा के लिए कताई ताल्लुक होने का फैसला कर लिया? मुझे नहीं पता। अम्मा, आज तो आपको बताना ही होगा, क्योंकि हमारे दरमियान ये फासले आपकी जिंदगी में खतरात में इजाफा कर रहे हैं। मुझे नहीं पता तुम क्या बातें कर रही हो। अम्मा, मैं अपने ही आंखों के सामने आपको दिन ब दिन खुल खुल के खत्म होता हुआ देख रही हूँ, और मैं कुछ नहीं कर पाई। अम्मा, मेरे लिए ये सिचुएशन नाकाबिले बर्दाश्त। या तो आप मुझे बहू का स्टेटस दे दो, या मुझे इस घर से निकाल दे। अरे मैं कौन होती हूँ तुम्हें इस घर से निकालने वाली? तुम्हारी मेहरबानी होगी अगर जीते जी तुम मुझे इस घर में रहने दो। अम्मा, मैंने पहले भी ये बात आपसे सुनी थी, मगर मैंने अनसुनी करती थी। आज तो मैं जानना चाहती हूँ, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं ये घर आपसे छीन लूंगी? तुम और अहमद मिलकर। क्या? मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि नजो खाला जैसी मक्कार और यार औरत आपके दिमाग में ये बातें डाल देगी। कितनी कमजोर हो गई अम्मा। उस औरत ने आपके दिमाग पर कब्जा कर लिया और आपको पता भी नहीं चला। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि उसी ने ये बातें आपसे कही हैं। आपको ये लगता है कि मैं और अमर इस घर पर कब्जा कर लें? कहीं खुदा ना खास्ता यही बात है ना? मैं अपनी बेगुनाही में कुछ नहीं कहूंगी। इस बात की गवाही आपको अपने दिल से लेना होगी। और रही नजो खाला की बात, तो उसका कैरेक्टर तो आपके सामने भी आ गया। आप अच्छी तरह जान गए कि वो किस किस्म की औरत है। और ऐसी औरत आपकी खैरख्वाह कैसे हो सकती है? वो सदफ के लिए अदालत में गवाही देने तक तो आई नहीं,
जरूरी काम पड़ गया होगा उसे। किसी की बेगुनाही का इकरार करने से ज्यादा जरूरी काम और क्या हो सकता है अम्मी? खुदा के लिए आप नजो खाला के दिमाग के बजाय अपने दिमाग से सोचें, आपको चीजें मुख्तलिफ नजर आएंगी। और हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं, मैंने मालूम कर लिया है कि नजो खाला को क्या जरूरी काम था। उनका शौहर गया था गांव, वो नहीं, वो तो अंदर बंद थी इरशाद के साथ। अब जब तुम चल के आ ही गई हो और मेरे घर पे कदम रख ही दिया है, तो मैं भी अपने दिल से मैल निकाल देती। और फिर सगी बहनों में भी तो तू तो मैं होती है, और तेरा मेरा क्या पर्दा। सही बता दे, देख मुझे अब दिल में मैल तो नहीं है ना तेरे? मैल तो तुझे खुरचना है, शक की धुन तो तेरी आंखों में जमी है। क्या करूं जो मेरे दिन रात तो तेरे सामने है? परेशानियों ने तो जैसे मेरे दिमाग में घोंसला बना लिया, घोंसला। चोंचे चुभती हैं सर में, ऐसे 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 करके सर सुन हो गया मेरा। मुझे लगता है देखना एक दिन मैं पागल हो जाऊंगी। बिल्कुल ऐसी बातें मुंह से ना निकाल, पागलों दुश्मन तेरे। वैसे लोग तो यही चाहते हैं कि तू पागल हो जाए। क्या रह गया मेरे पास बर्बाद होने को? क्या रह गया मेरे पास बर्बाद होने को? और अगर आस्ताना रजी का कोई हासिद है, ठंडक पड़ गई होगी उसके कलेजे में, ठंडक। क्या रह गया मेरे पास बर्बाद होने को? बता तू नजो, बता नजो, बता दो। अल्लाह ना करे, लेकिन मुसरत, मेरे सीने में एक फांस है। जब जब मैं उसका नाम लेती हूँ तो तू बुरा मान जाती है। किसकी बात कर रही? वो तेरी होती सोती तेरी बहू की बात कर रही हूँ। पूरे शुजाबाद में बदनाम होती जा रही है, दाग बनती जा रही है आस्ताने रजी का। गैर महरम के साथ ऐसे जुड़ जुड़ के जा रही थी 3-4 दिन पहले गली से। ना महरम? अच्छा जाने वाली। वो मास्टर बशीर तो नहीं है घर में? तो तुमने नाम दे दिया था? मैं चलती हूँ नजो। अरे तू कहाँ चली? इतने दिनों के बाद तो आई है और जाने का कह रही है। 2 घड़ी तो बैठ। अच्छा नजो खाला, मैं चलता हूँ। ठीक है तुम जाओ। तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ। बात सुन, रहने दे, वुजू से हूँ, नमाज का वक्त हो रहा, जाने दे। हाँ तो नमाज यही पढ़ लेना ना, मेरे पास भी जाए नमाज है। ये भी बात जाए नमाज की नहीं, बाकी ना बाकी पूरे घर की हुआ करती है। अब वहम का इलाज तो नहीं है मेरे पास। वहम ही सही, वहम ही रहने दे मेरा, खुदा करे वहम ही हो। ढूंढ यही कहीं होंगे और कहाँ जाएंगे? कहाँ देखूं, सारा घर छान मारा, सुबह से पागल हो गई मैं तो देख देख के। कौन सी ऐसी जगह जो नहीं देखी मैंने? आफिया को देने थे मैंने। आफिया को? मगर आफिया तो कह रही थी कि वकील का इंतजाम हो गया, अब क्यों जरूरत पड़ गई उसको? अरे कैसी बातें कर रही है नज्जो, उसे जरूरत नहीं, पर मुझे तो वो नोट चाहिए ना। हाँ हाँ तुझे तो जरूरत होगी, मगर उससे भी तो पूछ कि उसे क्यों नहीं जरूरत है, उसका पर्स क्यों भरा हुआ है। देख मुसरत, मैं तुझसे कह रही थी ना, उसे इस घर की कोई परवाह नहीं है। आस्ताने रजी में आफत परेशानी आ गई, उसे कोई फिक्र नहीं है, बस अपने महबूब को खुश करने में लगी हुई है वो। भाई मैं जरा अपने मास्टर बशीर को देख लूं, उनके खाने का रात का बंदोबस्त भी करना है। बात सुन नज्जो, तू मुझे तफसील बताए बगैर नहीं जा सकती। भाई सीधी सी बात है,
दोनों मिले हुए आपस में। देख, अहमद ने तुझे पैसे दिए किराए के, और वही पैसे आफिया ने चुरा लिए उसको देने के लिए, खुश करने के लिए। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। शायद आफिया ठीक कह रही है, नज्जो से मामला साफ करना ही पड़ेगा। हाय हाय मुसर्रत, डॉक्टर भी घर पे से आके चला गया, तुमसे इतना नहीं हुआ कि मुझे बता दो। अरे कम से कम कबूतर के हाथी पैगाम भेज देती, मैं उड़ती भी चली आती। आ गई नज्जो, तुम कहाँ थी इतने दिन से हैं? आए है बहन, ये ना पूछो, एक नज्जो हजार गम। अरे नज्जो के तो बखेड़े ही बहुत है। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, कहाँ थी इतने दिन से तुम? अरे बताती हूँ, पहले तुम्हारा सर तो दबा लूं। बताओ, तुम बीमार पड़ गई। मैं तो सोच के परेशान हो रही थी कि मेरी बहन अकेली घर में पड़ी हुई, कोई भी नहीं है उसके साथ। क्यों अकेली क्यों होती? अहमद और आफिया थे ना मेरे साथ। तौबा है मुसर्रत, किसी को इतना भी सादा नहीं होना चाहिए। जिनकी वजह से बीमार पड़ी और उन्हीं के साथ चल दी। तो और कौन सा मुझे लेके जाने वाला है? तो बात सुन, तूने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि तू कहाँ थी इतने दिन से। अरे मैंने कहाँ जाना था, मास्टर बशीर के गांव गई थी। उसकी बहन का झगड़ा हो रहा था, तलाक का चक्कर चल रहा था, वो निपटाने गई थी। और मेरे बगैर होता भी तो नहीं कोई मसला। दिलवा दी तलाक हैं? कहाँ बहन, वो लड़का तो तलाक ही नहीं दे रहा था। अरे मैंने तो ऐसी चाल चली, फिर उसको देनी पड़ी तलाक। वैसे नज्जो खाला, चक्कर देना तो कोई आपसे सीखे। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने किसको चक्कर दिए? अरे खाला, मैं अपनी बात थोड़ी कर रही हूँ, इरशाद कह रहा था। इरशाद? जानती है ना आप इरशाद को? जानती क्यों नहीं होगी, अरे मैंने खुद अपनी आंखों से। वैसे मेरी इत्तला के मुताबिक तो नज्जो खाला गांव नहीं गई थी, बल्कि इरशाद के साथ अपने घर में रंग रलियां, मेरा मतलब है कि अपने घर में रंग रोगन करवा रही थी। मुसर्रत, समझा ले इस लड़की को, अपने काले करतूतों पे पर्दा डालने के लिए मुझे बदनाम कर रही है। सुन नज्जो, इसे तो मैं समझा लूंगी, और तू मुझे ये बता कि तू अदालत क्यों नहीं पहुंची है? तेरी बच्ची तेरी रात तकते तकते जेल चली गई है, और तेरा अता पता नहीं हुआ कोई? अब बताया तो है, मास्टर बशीर के गांव गई थी। नन की तलाक करवा लेना, सही बात तो है। किसी का घर उजाड़ना किसी को जेल से रहा कराने से ज्यादा जरूरी है ना खाला? मुसर्रत, ये लड़की जो है ना, तेरे मेरे बीच गलत फहमियां डाल रही है। इसने तो इस घर में एक को ना छोड़ा, अब ये चाहती है कि मैं भी तुझसे दूर हो जाऊं। नज्जो, मुझे लग रहा तू मुझे धोखा दे रही है। अरे मुसर्रत, कैसी बेगाने जैसी बातें कर रही है? मैं तुझे धोखा दूंगी? तूने सोच भी कैसे लिया? नज्जो, तू फिर झूठ बोल रही है कि कोई मास्टर बशीर के गांव नहीं गई, बल्कि उस लौंडे के साथ। बात सुन, मास्टर बशीर ने खुद इस बात की तस्दीक की है। अरे झूठ बोलता है वो, मास्टर बशीर जलता है। किससे जलता है? इरशाद से। ये बार बार तुम उसका नाम क्यों ले रही हो? उसका नाम लेके मुझे बदनाम करना चाह रही हो? अरे पहले तू अपने गिरेबान में झांक, फिर किसी पे इल्जाम लगाना। हाय मेरी प्यारी खाला, तौबा तौबा तौबा, मैं क्यों आप पे इल्जाम लगाने लगी? आप तो मुझसे इतनी बड़ी हैं, मुझे तो आपका एहतराम करना चाहिए ना। मेरी ही गलती है, मैं जानती हूँ। इरशाद तो बिल्कुल आपके बेटों की तरह है, कितना पाकीज़ा रिश्ता है माँ और बेटे का ना। मुझे इल्जाम लगाते हुए भी शर्म आनी चाहिए, माँ बेटे के ताल्लुक पर वो भी। तू सारी बातें छोड़ नज्जो, बस ये बता कि तूने मेरी इतनी मासूम बच्ची पे जुल्म क्यों किया है? एक तुम ही तो थी जो उसकी बेगुनाही का सबूत दे सकती थी, और तुमने भी। पहले तो तुम ऐसी ना थी मुसर्रत, लगता है किसी दुश्मन ने
तुम्हारे अंदर मेरे खिलाफ बहुत जहर भर दिया है। ओह, जहर से याद आया खाला, आज आप अम्मा के लिए कुछ पका कर नहीं लाई? खाना? जहर? तुम कहना क्या चाहती हो? अरे नज्जू खाला, बस बात से बात निकली, बहुत सख्त भूख लग रही है, क्या पका कर लाई हैं? जरा मैं भी तो देखूं। चलो हटो, ये दिखावे के लाड किसी और को दिखाना। ये जो मैं खाना लाई हूँ ना, मुसरत के लिए। नज्जू खाला, अम्मा तो रोज ही तुम्हारा पका हुआ खाना जहर मार करती हैं। आज मैं भी खा लेती हूँ। वाह खाला, क्या खुशबू है। अम्मा एमी तो नहीं तुम्हारे हाथ का खाना खा के बीमार पड़ जाती ना? मेरा मतलब है कि तुम्हारे हाथ का खाना एक दिन ना खाए तो अम्मा का एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। तुम ऐसा नहीं कर सकती। रख दो ये खाना, रख दो। ये खाना सिर्फ मुसरत के लिए है। नज्जो, अरे खाना तो खाना होता है, इस पे किसी की मोहर नहीं लगी हुई होती। अगर वो थोड़ा सा खा लेगी तो तेरा कुछ चला जाएगा क्या? हैं? अरे परेशानी की क्या बात? मतलब तुम्हारा खाना कोई और क्यों खाए? हैं? अरे नज्जो खाला, अब इतनी भी तंग दिली ठीक नहीं है। अम्मा को तो वैसे परहेजी खाना खाना है, हम दोनों मिलके ये खाना खाते हैं ना। जहर? जहर? मेरा मतलब है कि नमक कड़वा जहर हो गया इसमें। जरा चखना खाला। अरे तुम्हारे अंदर शैतान घुस गया आपिया। तुम ना अपनी माँ को बरगला रही हो। खाला, कैसा शैतान, कैसा बरगलाना? मैं तो तुमसे सिर्फ ये नमक चखने के लिए कह रही हूँ। नज्जो, तू खुद क्यों नहीं चख लेती? इसमें क्या हरज है? हैं? नहीं, मुझे नहीं खाना। अरे तो क्या इसमें कुछ मिला हुआ है, तू नहीं चखेगी? वो नहीं, मेरा पेट भरा ना, मैंने नहीं खाना। नहीं, मैंने नहीं खाना। नज्जो खाला, बर्तन तो लेती जाए। किसी की बेगुनाही का इकरार करने से ज्यादा जरूरी काम और क्या हो सकता है अम्मी? खुदा के लिए आप नजो खाला के दिमाग के बजाय अपने दिमाग से सोचें, आपको चीजें मुख्तलिफ नजर आएंगी। और हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं, मैंने मालूम कर लिया है कि नजो खाला को क्या जरूरी काम था। उनका शौहर गया था गांव, वो नहीं, वो तो अंदर बंद थी इरशाद के साथ। तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? शुक्र करोगे तुम्हें सिर्फ थप्पड़ मारा है, वरना नकारा घोड़ी को तो गोली मार दी जाती है। तुम्हारी सारी असलियत खुलकर उस बुढ़िया के सामने आ गई। मेरा सारा प्लान धरे का धरा रह गया। तुम फिक्र मत करो, मैं उस बुढ़िया को फिर से पटा लूंगी। ऐसे चक्कर चलाऊंगी, ऐसे चक्कर चलाऊंगी। 4 लाख, आधा करोड़, अगर उस मकान को मैं मार्केट में फेंक भी देता ना तो 50 लाख रुपए मिलते मुझे। लेकिन तुमने मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया। अगर मैं तुम्हारे इस नकारा और बेकार जिस्म को सालों से बर्दाश्त कर रहा था तो सिर्फ इस वजह से, ताकि किसी दिन तुम्हारी शैतानियत को कैश गिरवा सकूं। तुम क्यों गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने तो तुम्हें कहा था कि मुझे वहां जाने दो, अदालत में जाके उल्टा सीधा बयान दे दूंगी, मगर तुम खुद ही नहीं माने। अपने साथ मुझे मसरूफ रखा कि मैं गलती से भी वहां जाके कोई उल्टा सीधा बयान ना दे दूं सदफ के बारे में। तुमसे अच्छी तो वो बुढ़िया की 2 नंबर बहू निकली। कितनी सियानी है वो, कितनी आसानी से उसने साबित कर दिया कि तुम उस बुढ़िया को जहर दे रही और तुम वहां पे खामोशी से देखती और सुनती रही। कहां गई तुम्हारी वो लच्छेदार बातें और वो तुम्हारा जादू जो तुम बुढ़िया पर कर रही थी? अब
अब जो हुआ सो हुआ। मैं कोशिश करती हूँ कि एक पत्ता फेंकूं और उस बुढ़िया को अपने कब्जे में कर लूं। तुम क्या समझते हो बेवकूफ औरत, जाहिल औरत, कि वो पढ़ी लिखी आफिया तुम्हारी बातों के अंदर आ जाएगी? वो तुम्हें अब उस बुढ़िया के करीब भी नहीं भटकने देगी। छोड़ो, मैं अब ऐसा चक्कर चलाऊंगी कि वो आफिया के बच्चे तो उस घर में नहीं रहेंगे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ये ले अम्मा, खाना खा ले। आफिया, जी अम्मा। एक बात तो बता बेटा। जी अम्मा, पूछे। ये नज्जू मुझे जहर क्यों देगी भला? है, मेरी समझ में नहीं आता। मुझे कभी शक ना होता अगर मैं और अमर आपको डॉक्टर के पास ना लेकर जा। आपके टेस्टों की रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई, फिर मुझे पता चला कि आपको स्लो पॉइजनिंग की जा रही है। स्लो पॉइजन, ये क्या होता है? आहिस्ता आहिस्ता आपको खाने में जहर मिला के दिया जा रहा है। पर वो तो कहती थी कि तुम और अमर मुझे खाने में जहर मिला के देते हो, इसीलिए तो मैंने तेरे हाथ से खाना पीना छोड़ दिया था। आफिया, यही तो उसकी चालाकी थी अम्मा। वो आपका ध्यान हमारी तरफ लगाकर खुद चुपके चुपके अपना काम कर रही थी। पर उसको क्या मिलेगा मुझे मार के? उसको क्या हासिल होगा? है? क्या आप अब भी यही समझती? मैं तो कुछ जरा सा भी सोचती हूँ ना, मेरा तो ना सर फटने लगता है। आफिया, ऐसे करते ऐसे हो जाते। चलो, आप अपने दिमाग पर जोर ना दें। जो भी बात होगी सामने आ ही जाएगी अपने वक्त। मैं आपके लिए दवा लेकर आती हूँ, उसके बाद आराम कीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक नहीं होगा। सब कैसे ठीक होगा आफिया? जब तक मेरी दोनों बच्चियां घर नहीं आ जाती, कुछ ठीक नहीं होने का, कुछ ठीक नहीं होने का। मैं तुझे जब मानूंगी जब तो मेरी दोनों बच्चियों को घर ले आएगी, उससे पहले कुछ ठीक नहीं होने का। आफिया, बस मुझे नहीं पता। चलो खाना खाते हैं। मेरा दिल नहीं चाह रहा। थोड़ा सा खा ले ताकि मैं आपको दवा दे सकूं। तूने खाया? जरा दिमाग पे जोर डालो शाहीन, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने कोई ऐसा ठिकाना बताया हो जहां वो जा सकती हो। सच्ची बात तो यह सुल्ताना कि हमारे दरमियान तो बात ही बहुत कम हुआ करती थी। इरम तो हर बात गुमसुम रहती थी। वो मुझ पे एतमाद कहाँ करती थी, और वैसे भी वो मुझ पे एतमाद क्यों करती जो अपने बारे में मुझे बता सकती। मैंने बहुत कोशिश की कि आफिया का जहन साफ हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि उसे अभी भी ये शक है कि उसकी दोबारा गुमशुदगी में तुम्हारा हाथ है। जाहिर है वो मेरे बारे में ऐसे ही सोचेगी, और उसने जो भी सोचा बिल्कुल ठीक सोचा। लेकिन सुल्ताना, मैं तुम्हें सच्चे दिल से कह, मैंने पूरी कोशिश की थी कि इरम के दामन पे कोई दाग ना लग सके। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है, लेकिन ये इरम मिलेगी तो मेरी गवाही देगी ना। पता नहीं कहाँ चली गई है। मसला तो ये है कि हम ना उसकी गुमशुदगी का इश्तिहार दे सकते हैं, ना पुलिस में रिपोर्ट करवा सकते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं। सुल्ताना, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा ना हो कि वो शमशाद के किसी बंदे की नजर में आ गई तो फिर क्या होगा? अल्लाह खैर करेगा। वैसे भी मैंने अपने ऑफिस के लोगों को उसकी तलाश में लगा दिया है।
इंशाल्लाह बहुत जल्द मसला हल हो जाएगा, तुम परेशान ना हो। इरम, जी बेटा आंटी। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। कहीं जा रहे हैं क्या हम? हाँ भाई, घर नहीं जाओगी? घर? कौन सा घर? वो घर जिसको मैंने अपने इन हाथों से आग लगा दी। उस घर पे मैं वापस लौट के नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। तुम मेरे साथ जाओगी, मैं तुम्हारी माँ से बात करूंगी। और तुम्हें क्या पता माँ कर ले, जब तुम खुद माँ बनोगी ना तब तुम्हें पता चलेगा कि माँ के दिल में इतनी गुंजाइश है कि तुम जैसी हजारों बेवकूफ लड़कियां उसमें समा सकती हैं। एक बात कहूँ आंटी आपसे? कहो। आंटी आप मुझे बिल्कुल मेरी माँ जैसी लगती हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि इस घर में मैं आपकी बेटी बन के रहूं? बेटा तुम जब चाहो इस घर में आ जा सकती हो, जितना चाहो रह सकती हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने घर जाना होगा ताकि तुम्हारी माँ के दिल को ठंडक पहुंचे। अच्छा भाई, तुम परेशान मत हो। अगर तुम ये समझती हो अभी तुम्हें हौसला नहीं है तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन हाँ भाई तुम मुझे अपने घर का अता पता देना ताकि मैं तुम्हारी माँ से खुद बात कर सकूं। ठीक है आंटी, मैं आपको अपने घर का एड्रेस दूंगी। आप अम्मा से बात कीजिएगा और मैं आपके साथ जाऊंगी, लेकिन अभी मुझे मजबूर मत करें। मुझे कुछ वक्त चाहिए खुद को समझाने के लिए। आप समझ सकती हैं ना? अच्छा भाई ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। आओ टीपू शाह, तुम्हारा इंतजार हो रहा था, बैठो। कैसे याद किया जुल्फी शाह? राजिम, तुम्हें अभी बहुत काम करना है, बहुत बड़े बड़े काम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं तुम यहां नहीं कहीं और खोए हुए हो। क्या अपनी परेशानी मेरे साथ शेयर नहीं करोगे? परेशान तो मैं कोई खास नहीं, बस यूं ही किसी को ऐसी चुप नहीं लग जाती है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे दिल पर कोई बहुत बड़ा बोझ है जिसे तुम खुद उठाना चाहते हो मगर उठा नहीं पा रहे। अगर मुझसे शेयर कर लोगे तो अपने आप पर वापस आ जाओगे। बोझ तो है लेकिन किसी के साथ बांट नहीं सकता। सपनों की ओट में और जाकर ढूंढो इरम को जो अपने वजूद पर कालत मले मुंह छुपाए पता नहीं कहां बैठी है। लेकिन तुम नहीं आओगे क्योंकि तुम बुज़दिल हो। खास बात यह कि तुम नदीम अहमद वल्द करीम अहमद के फर्जी नाम और फर्जी होलिये के साथ सफर करोगे। आज रात खाने के बाद तुम्हारा होलिया बदल दिया जाए। जल्दी वापस आ जाना ताकि तुम्हारी फाइनल ब्रीफिंग हो सके। तुम जीत गई, मैं हार गया। मैं समझी नहीं राजिम, तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैं बेहसी और खुदगर्जी की इंतहा को पहुंच चुका था। मैं एक काबिल नफरत वजूद बन चुका था नरगिस। सपनों की ओट में आंखें हैं उदास, नींदें ही नहीं रातों के पास। सपनों की ओट में आंखें हैं उदास, नींदें ही नहीं रातों के पास। चलते रहे
मेरी